गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है फाइनेंशियल मार्केट में हम आज क्या पढ़ेंगे उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, एनालाइज द फंक्शन ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मनी मार्केट एंड वेरियस मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको बताऊं, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये हमने 11th में भी स्टडी किए होंगे। ये पार्ट जो है इसको आप ज़रूर ध्यान से देखना, मनी मार्केट क्या होता है। अब इसमें आइडिया सीक्स टू कैपिटलाइज मार्केट मोमेंटम, एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताया गया है कि किस तरह से मार्केट से पैसा उठाया जाएगा, यानी कि लिया जाता है। तो फाइनेंशियल मार्केट्स में हम क्या देखते हैं? फाइनेंशियल मार्केट्स मतलब ऐसी मार्केट बोली जाती है जहाँ पर को क्या होता है, कैपिटल को फ्रेम किया जाता है, फॉर्म किया जाता है, एक्सचेंज होता है उसका, यानी कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं अपनी कैपिटल को कलेक्ट करने के लिए इन मार्केट्स का इस्तेमाल करती हैं। ठीक है, तो कंसेप्ट्स हम शुरू करते हैं कंसेप्ट से। अ फाइनेंशियल मार्केट इज़ अ मार्केट फॉर द क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स। एक चीज़ ध्यान रखना, एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया है फाइनेंशियल एसेट्स के बारे में। क्या होती हैं ये फाइनेंशियल एसेट, इसको समझ लेते हैं। ऑल इंस्ट्रूमेंट्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स जिसे बोलते हैं, लाइक शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये फाइनेंशियल एसेट्स कहलाती हैं जिसके थ्रू कोई कंपनी क्या करती है, अपनी कैपिटल को कलेक्ट करती है। तो अब मार्केट क्रिएट करने का, जहाँ पे कोई नई, क्रिएशन मतलब होता है जब नई कोई फाइनेंशियल एसेट आती है तो वो क्रिएशन का काम करती है। एंड एक्सचेंज कौन होती है? जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी होती है। जैसे कोई कंपनी है अभी इस्टेब्लिश हुई है और वो कैपिटल को कलेक्ट करना चाहती है तो अपने शेयर का क्रिएशन करेगी, उसे बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। और अगर कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है उसके मार्केट में शेयर बेचे और खरीदे जाते हैं तो उसे एक्सचेंज बोला जाता है। क्रिएशन जो है और एक्सचेंज जो है कैपिटल मार्केट का पार्ट है। किसका पार्ट है? कैपिटल मार्केट का। क्रिएशन है प्राइमरी मार्केट का और एक्सचेंज है सेकेंडरी मार्केट का। वी विल लेटर ऑन डिस्कस इट कंप्लीटली। फाइनेंशियल मार्केट एग्जिट वेरेवर अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अकर। जब भी एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगा तो वो फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट बन जाता है, सीधी बात है। ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कुड बी इन द फॉर्म ऑफ क्रिएशन ऑफ द फाइनेंशियल एसेट सच एज द इनिशियल इशू। जैसे मैंने बताया आईपीओ, सबसे पहले इनिशियल क्या होता है, फर्स्ट बार अगर कोई कंपनी मार्केट में अपने शेयर इशू करती है तो वो इनिशियल इशू कहलाता है। ठीक है, इफ अ कंपनी, तो इनिशियल इशू के अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या लिखोगे? इफ अ कंपनी एट द फर्स्ट टाइम इन द मार्केट इशूज इट्स शेयर देन इट इज कॉल्ड इनिशियल पब्लिक ऑफर या इनिशियल इश्यूज। ओके, by a firm or the purchases and sale of existing financial assets like equity share, debenture and bonds। तो ये है फाइनेंशियल मार्केट का कंसेप्ट। फाइनेंशियल मार्केट में फाइनेंशियल एसेट को ट्रेड करते हैं, क्रिएशन करना है और एक्सचेंज करना है। ठीक है, फंक्शन क्या है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, ये एग्जामिनेशन में आता है। फंक्शन ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव वे। क्या होता है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग? हमने पैसा बचाया लेकिन कहीं पैसा लगाया नहीं, तो क्या होता है कि वो पैसा पड़े पड़े क्या हो जाएगा, उसका कोई यूज़ नहीं रहेगा। तो होता क्या, हमारी सेविंग, हम इन्वेस्टर बन जाएंगे। अगर हमारी सेविंग कंपनी के पास चली जाएगी तो कंपनी उसका इस्तेमाल क्या करेगी, प्रोडक्शन में करेगी, मैन्युफैक्चरिंग में करेगी, डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी में करेगी। तो इसीलिए बोला जाता है मोबिलाइज ऑफ सेविंग। मोबिलाइज यानी सेविंग कहाँ से गई, हाउस होल्ड, हम लोगों से कहाँ गई, प्रोड्यूसर के पास, कंपनी के पास। ट्रांसफरिंग ऑफ सेविंग फ्रॉम सेवर्स टू द इन्वेस्टर्स। ठीक है, हम सेव करते हैं तो इन्वेस्टर्स के पास चलेगी, उनके पास। फाइनेंशियल मार्केट हेल्प पीपल टू इन्वेस्ट देयर सेविंग इन द वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड अर्न इनकम एंड कैपिटल एप्रिशिएशन। और हम उस इन्वेस्टमेंट में क्या कमाते हैं, पैसा कमाते हैं। चैनलाइजिंग द सेविंग यानी कि वो उसको क्या करते हैं, चैनलाइज करते हैं। जैसे हमने बैंक में पैसा रखा तो बैंक ने क्या किया, उसको इन्वेस्ट कर दिया तो उन्होंने भी पैसा कमाया, बैंक ने भी पैसा कमाया और हमको भी इंटरेस्ट के रूप में पैसा दिया। और सेफ्टी भी है इसमें, क्या है, सेफ्टी भी है। आगे आते हैं, फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। ध्यान रखना, कोई भी फाइनेंशियल एसेट है, चाहे इक्विटी शेयर है, डिबेंचर है, मार्केट में किस प्राइस पर ट्रेड होगी इसका डिसीजन होता है उसकी डिमांड एंड सप्लाई। जैसे हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, अगर मार्केट में किसी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होती है तो उसके प्राइस भी बढ़ जाते हैं, ऐसा होता है ना।
डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइस ज़्यादा होते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी होता है, फाइनेंशियल एसेट के केस में भी यही होता है। किसी सिक्योरिटी की, किसी मार्केट में किसी कंपनी की सिक्योरिटी की अगर डिमांड ज़्यादा है तो उसका क्या होगा, उसका प्राइस भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये है फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी, आपने ये लिखना है छोटे पॉइंट्स में। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स एंड सिक्योरिटी इन द फाइनेंशियल मार्केट हेल्प इन डिसीजन द प्राइस ऑफ वेरियस फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। अब आते हैं फंक्शन ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट, आखिर ये क्या काम करता है। ठीक है, वही वाला फंक्शन है, आगे को चल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 पॉइंट हो गए, तीसरे देखिए, प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट। व्हाट इज लिक्विडिटी? द पावर ऑफ एन एसेट टू कन्वर्ट दैम इनटू कैश, यानी कि किसी एक एसेट की वो पावर जो उसको कैश में कन्वर्ट करने की फेजिबिलिटी प्रोवाइड करती है, कितनी जल्दी वो कैश में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, आपकी सिक्योरिटीज़ को, मतलब मैंने अगर कोई सिक्योरिटी खरीदी है तो वो ईजिली 1 दिन में या 2 दिन में कैश में कन्वर्ट या बैंक में ट्रांसफ़र हो जाती है, बेच दी जा सकती है। तो कन्वर्जन ऑफ एन एसेट इनटू कैश को बोला जाता है लिक्विडिटी, और ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल मार्केट। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन को कैसे रिड्यूस करता है? फाइनेंशियल मार्केट में हमें बायर और सेलर को ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फाइनेंशियल मार्केट में आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाता है जिसमें कि बायर और सेलर खुद ही मिल सकें और उनकी एफर्ट्स कम से कम हो, टाइम बचे और पैसा बचे। तो वो ट्रांजैक्शन यानी कि एक तो टाइम आपका बचा देता है, एक आपकी कॉस्ट बचा देता है, एफर्ट्स बचा देता है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि मैं अपनी सिक्योरिटी को कहाँ बेचूं और कहाँ से खरीदूं, तो आपके लिए वो प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराता है। ठीक है, तो ये चीज़ है इसके क्या है फंक्शंस। यहाँ पर कोई एक एग्जाम्पल के थ्रू देखो बताया गया है कि एक ट्रेडर जो है किस तरह से वॉल स्ट्रीट जर्नल पे क्या कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, कैसे सामान को खरीदता है फाइनेंशियल मार्केट। तो अब यहाँ पर कोई यहाँ आइए, इसमें देखते हैं क्या है। अब इसमें देखिए, आपको एक चार्ट दिख रहा होगा, इसमें फाइनेंशियल मार्केट 2 तरह का होता है। पहला है मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट को शॉर्ट टर्म मार्केट भी बोला जाता है। शॉर्ट टर्म मार्केट यानी कि जिसका टाइम पीरियड 1 साल के अंदर अंदर का होता है, यानी ऐसा मार्केट जहां पर को ट्रांजैक्शन क्या होते हैं फाइनेंशियल एसेट के केवल 1 साल के, यानी कि उनकी वैलिडिटी कितनी होती है, 1 साल होती है। तो वो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स में यानी मनी मार्केट के अंदर आते हैं। कैपिटल मार्केट में क्या होता है, कैपिटल मार्केट में कैपिटल फॉर्मेशन होती है, लॉन्ग टर्म मार्केट होता है, यानी कि 1 साल से ज़्यादा। इसके भी 2 पार्ट हैं, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट को न्यू इशू मार्केट भी बोला जाता है। जब भी कंपनी, कोई बिजनेस, कोई फर्म पहली बार कोई अपनी सिक्योरिटी इशू करती है, फर्स्ट टाइम, ध्यान रखना, फर्स्ट टाइम जब भी स्टार्ट होगी, फर्स्ट टाइम जब भी अपना इशू करेगी, तो वो प्राइमरी मार्केट का पार्ट है। ध्यान रखना, इन मार्केट की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ये कहीं से भी ट्रेड किए जा सकते हैं, ये कहीं से भी ट्रेड किए जा सकते हैं। तो मार्केट किसे बोला जाता है? मार्केट ऐसा नहीं है कि हम वहाँ चले गए एक पर्टिकुलर जगह को मार्केट बोलते हैं। वेरेवर, जहाँ पे भी कोई भी, जैसे हम पहले भी देख चुके हैं फाइनेंशियल मार्केट के डेफिनेशन में भी, कहीं पे भी जहाँ फाइनेंशियल एसेट का ट्रेडिंग होगा, जहाँ जैसे मैं अपने डीमैट अकाउंट से, मेरा एक डीमैट अकाउंट है ऑनलाइन यहाँ पिथौरागढ़ में, तो मैं यहाँ से भी सिक्योरिटी को खरीद और बेच पा रहा हूँ, तो मैं भी किसका पार्ट बन गया हूँ, फाइनेंशियल मार्केट का। तो वही बात है, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होना ज़रूरी नहीं है। प्राइमरी मार्केट में क्या होगा, जब कंपनी पहली बार उस सिक्योरिटी को इशू करती होगी, यानी कि पहली बार कोई सिक्योरिटी इशू करेगी, तो वो प्राइमरी मार्केट का पार्ट है, चाहे वो डेट इशू करे चाहे इक्विटी इशू करे। ठीक है, और वही सिक्योरिटी बाद में प्राइमरी मार्केट में जो सिक्योरिटी इशू की गई हैं, उसके बाद अगर आपको वो क्या करनी है, बेचनी या खरीदनी है, तो किसका पार्ट हो जाएगा, सेकेंडरी मार्केट। यानी कि एग्जिस्टिंग, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ को ही ट्रेड करता है, यहाँ पर कोई न्यू सिक्योरिटी नहीं आती है। ठीक है, तो जैसे 2 चीज़ें हैं, एक तो है, देखो 2 चीज़ें हैं, एक एक्स कंपनी मान लेते हैं, उसने पहली बार क्या करने हैं, शेयर इशू करने हैं, तो वो प्राइमरी मार्केट का पार्ट है। तो मैं अगर पैसा लगाना चाहता हूँ एक्स कंपनी में, तो मैं डायरेक्ट एक्स कंपनी को कांटेक्ट करूँगा और उनसे शेयर ले लूँगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका क्या, एक पार्ट प्राइमरी मार्केट का। लेकिन अगर मान लिया जाए मैं डायरेक्ट एक्स कंपनी से शेयर नहीं लेता, अब देखो मैंने शेयर ले लिए एक्स कंपनी से, या फिर चलो यहाँ देखते हैं कि मैंने एक्स कंपनी से क्या ले लिए, कुछ शेयर ले लिए। अब मैं चाहता हूँ कि उसका
उसको बेचा जाए बाद में, उसको 1 साल बाद या 2 साल बाद बेचा जाए, तो फिर वो प्राइमरी मार्केट का पार्ट नहीं होगा, फिर वो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी होगी जिसको मैं ट्रेड अप कहाँ करूँगा, मैं अब करूँगा सेकेंडरी मार्केट में। तो इस तरह से सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी मार्केट होता है जिसमें हम क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी की ट्रेडिंग करते हैं, खरीदना और बेचना करते हैं। ये हो गया सेकेंडरी मार्केट। अब आते हैं मनी मार्केट क्या चीज़ है। मनी मार्केट इज द मार्केट फॉर द शॉर्ट टर्म फंड्स विच डील्स इन मॉनेटरी एसेट हुज पीरियड ऑफ द मैच्योरिटी इज अप टू 1 ईयर, यानी कि 1 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। द एसेट्स आर क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉर द मनी, यानी कि ये एसेट्स ऐसी होती हैं जिनको या तो मनी ही मान लिया जाता है या क्लोज सब्स्टिट्यूट माना जाता है, यानी कि बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाती हैं किसमें, कैश में। इसीलिए बोला जाता है हाई लिक्विड। ये क्या होती हैं, हाई लिक्विड होती हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई रिस्क बहुत कम होता है, क्योंकि रिस्क बहुत कम होता है, रेपुटेटेड कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन, बैंक्स वगैरह इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डेट होते हैं इसमें, ध्यान रखना। यहाँ पर को क्या होगा, यहाँ पर को अनसिक्योर्ड, यानी कि जब भी यहाँ पर से डेट कोई उधार लिया जाएगा तो उसमें किसी भी प्रकार की क्या नहीं होगी, सिक्योरिटी नहीं रखी जाती है। हाईली लिक्विड, मैं पहले ही बता चुका हूँ ये हाईली लिक्विड होते हैं क्योंकि इनको ईजिली कन्वर्ट किया जा सकता है कैश में। इट हैज़ नो फिजिकल लोकेशन, मैं पहले ही बता चुका हूँ मार्केट की कोई फिजिकल लोकेशन नहीं होती है, आजकल तो सब ऑनलाइन है। हाँ, यहाँ पर को देखिए, मेजर पार्टिसिपेंट्स, ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इसके पार्टिसिपेंट्स कौन कौन हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं आरबीआई, जितने भी बैंक्स हैं वो सारे के सारे इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। आरबीआई, सीबीआई, एनबीएफसी। एनबीएफसी क्या होता है, देखो आरबीआई हो गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सीबीज हो गया जो सेंट्रलाइज्ड बैंक हैं, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं शेड्यूल्ड बैंक भी इसमें आ जाते हैं। एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस भी इसमें जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स भी इसमें जाती हैं, लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेज एंड म्यूचुअल फंड्स। तो पार्टिसिपेंट्स के बारे में पूछा जाता है कि इसके कौन कौन पार्टिसिपेंट्स हैं, तो ये पार्टिसिपेंट्स हैं इनके, ये भी ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। अब इसके इंस्ट्रूमेंट्स दिखते हैं कौन कौन से हैं, सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, हर एक पे ध्यान रखना। आज हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे, इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। ट्रेजरी बिल 11th में क्लियर है, 11th में भी था ये पार्ट, अभी भी हम पढ़ लेते हैं। ट्रेजरी बिल कौन इश्यू करता है, ये इश्यूड बाय आरबीआई, लेकिन आरबीआई अपने लिए नहीं करता है, किसके लिए करता है, ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। क्यों गवर्नमेंट क्यों चाहती है, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए, यानी कि कभी गवर्नमेंट के खर्चे अगर कम पड़ गए तो वो ट्रेजरी बिल को इश्यू करके अपने छोटे मोटे शॉर्ट टर्म के 1 साल के भीतर के खर्चे निकाल सकती है, ठीक है। ये प्रॉमिजरी नोट होता है, प्रॉमिजरी नोट मतलब प्रॉमिस होता है गवर्नमेंट का। अच्छा, मैंने अगर ट्रेजरी बिल ले लिया कोई, तो मैंने तो कोई गवर्नमेंट ने तो कोई सिक्योरिटी नहीं लिखी, लेकिन गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है कि मैं आपका 1 साल में पेमेंट कर देंगे, होता है ना, एक प्रॉमिस ही तो है। तो इसलिए इसको अनसिक्योर्ड बोला जाता है। हर एक यहाँ पर जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, अनसिक्योर्ड है। गवर्नमेंट लेती है किसके थ्रू, आरबीआई के थ्रू, शॉर्ट टर्म के लिए। अब आगे देखते हैं क्या है। दे आर इश्यूड प्राइस विच इज़ लोअर देन द फेस वैल्यू एंड आर रिपेड एट पार। इसकी ये क्या होता है, देखो इसमें किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट रेट नहीं होता। इसमें क्या होता है, जैसे ये है 25,000, 25,000 के मल्टीपल में ट्रेड होता है। जैसे 25,000 का है तो इसका मतलब है ये आपको खरीदना, यानी कि आपको खरीदने में मिलेगा या 24,000 का या उससे कम में, 25,000 से कम में मिलेगा, लेकिन मैच्योरिटी के टाइम पे आपको पूरा 25,000 मिलेगा। इसीलिए बोला गया है इसका इश्यू प्राइस जो होता है फेस वैल्यू से क्या होता है, कम होता है, लेकिन पेमेंट जो होगा एट पार, पार का मतलब होता है फेस वैल्यू पे। अगर 25,000 का कोई ट्रेजरी बिल है तो आपको मिलेंगे तो 25,000, लेकिन आपने पे कितना करना पड़ेगा खरीदते समय, आपको खरीदते समय पे करना पड़ेगा 24,000 या 23,500, जो भी उसका कंडीशन होगी, ठीक है। कम वैल्यू पे, कोई इंटरेस्ट रेट नहीं है, बस क्या होता है कम रेट पे खरीदो और फेस वैल्यू पे इसको बेच दो, बाद में रिडीम कर लो। द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस एंड विच द ट्रेजरी बिल इज इश्यूड एट देयर रिडेम्पशन वैल्यू द इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन द देम। यानी कि एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं, एग्जाम्पल के लिए क्या है, सॉरी देखिए, जैसे मान लिया जाए हमने कोई ट्रेजरी बिल, मेरे पास 25,000 रुपये लगाने के लिए थे, मैं ट्रेजरी बिल लेने जाता हूँ और ट्रेजरी बिल वहाँ मिलता है 25,000 रुपये का, कितने में, 23,000 रुपये में। कितने में मिल रहा है, 23,000 रुपये में मिलता है। तो 25,000 का ट्रेजरी बिल मुझे 23,000 में मिल रहा है, और 1 साल बाद यानी कि 12 महीने से पहले 11 महीने कुछ दिन बाद मुझे कितने रुपए मिल जाएंगे, 25,000। तो मुझे कितने का फ़ायदा हो गया, 2,000 का। ये 2,000 रुपये ही इंटरेस्ट रिसीवेबल माना जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। तो मिनिमम कॉस्ट ध्यान रखना, ये मिनिमम किसके मल्टीपल में, 25,000 के मल्टीपल में होते हैं। यानी कि एक बार अगर आपने इशू किया तो 5,000, 3,000, 2,000 ऐसा नहीं होगा, या तो 25 या 50, फिर 75, फिर 1 लाख, इस तरह से।
इनको जीरो कूपन बॉन्ड भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है जीरो कूपन बॉन्ड? क्योंकि इसमें इंटरेस्ट रेट होती नहीं है, जीरो कूपन, इसमें इंटरेस्ट रेट डिक्लेयर नहीं होती है, इसको कम रेट पर, फेस वैल्यू से कम रेट पर इशू किया जाता है, इसलिए इसको जीरो कूपन बॉन्ड भी बोला जाता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, फ्रीली ट्रांसफरेबल, मैंने लिया तो मैं किसी और को भी बेच सकता हूँ, दैट्स वाई नेगोशिएबिलिटी बोला जाता है इसे। ठीक है, आई होप कि आपको ट्रेजरी बिल समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ट्रेजरी बिल को देखो कितने दिन के लिए, हाँ ये भी देख लेते हैं एक बार, कितने दिन के लिए इशू किया जाता है। यहाँ पर को ध्यान रखना 14 डेज ये मैक्सिमम पीरियड है, 364 डेज यानी कि 365 से एक दिन कम। ठीक है, 1 ईयर मैक्सिमम होता है, तो कितने 14, 91। तो आपने क्या देखना है, किस किस दिन के लिए, 14, 91, 182 और 364। ये आधे आधे देखो, 364 का आधा 182, 182 का आधा 91। लेकिन आपने ये वाला पॉइंट याद रखना, 14 डेज, 14 डेज मिनिमम पीरियड होता है 14 डेज, मैक्सिमम होता है 364 डे। ठीक हो गया। आप कैसे आप इन्वेस्ट करेंगे उसके बारे में बता रहा है, पैन कार्ड होना चाहिए वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको बताएगा। अब आते हैं कॉमर्शियल पेपर्स में। नेक्स्ट है कॉमर्शियल पेपर्स, ये भी शॉर्ट टर्म है, अनसिक्योर्ड। मैं पहले ही बता चुका हूँ अनसिक्योर्ड है, इसमें सब जगह प्रॉमिस ही होता है, इसमें सब जगह क्या होता है, प्रॉमिस के आधार पर ही ये ट्रेड किए जाते हैं। प्रॉमिस कौन करेगा, जिसकी गुडविल अच्छी होगी, मार्केट में रेपुटेशन अच्छी होगी। कौन कर रहा है, देखो लार्ज क्रेडिट वर्थी कंपनीज। कॉमर्शियल पेपर है तो कंपनीज इशू करी है, कौन कंपनी इशू करी है, जिनकी मार्केट में क्रेडिट वर्थीनेस बड़ी अच्छी है, रेपुटेशन बड़ी अच्छी है। ठीक है, रेज शॉर्ट टर्म फंड्स, लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसमें इंटरेस्ट रेट भी लोअर होती है मार्केट रेट से। दे आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कोई भी कंपनी किसी और कॉर्पोरेट कंपनी को बेच सकती है, ट्रांसफर कर सकती है। ठीक है, इंडोर्समेंट के द्वारा। इसका फिक्स मैच्योरिटी पीरियड कितना है, 15 डेज टू 1 ईयर। इशू कौन कर रहा है, लार्ज, ध्यान रखना छोटे मोटे नहीं करेंगे ये, केवल लार्ज जिनकी क्रेडिट वर्थीनेस अच्छी होगी वही कंपनी इनको इश्यू करेगी। क्लियर हो गया, शॉर्ट टर्म फंड्स में मार्केट रेट से। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये हो गया कॉमर्शियल पेपर्स। अब आते हैं ब्रिज फाइनेंसिंग में। ब्रिज फाइनेंसिंग बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, क्या है ये ब्रिज फाइनेंसिंग। ब्रिज फाइनेंसिंग क्या है, फंड्स रेज थ्रू द कॉमर्शियल पेपर आर यूज टू मीट। अच्छा, ये जो कॉमर्शियल पेपर हमने अभी पढ़ा, 15 दिन से लेकर 1 साल के बीच में इसकी डेट होनी चाहिए। जो बड़ी क्रेडिट वर्थीनेस कंपनी है क्यों ले रही हैं आखिर ये शॉर्ट टर्म का पैसा, ये इसलिए लेती हैं ब्रिज फाइनेंसिंग के लिए। व्हाट इज ब्रिज फाइनेंसिंग, ध्यान रखना, जब भी हम मान लिया जाए कोई बड़ी कंपनी है नया इशू लाना चाहती हैं, मार्केट में कैपिटल लेना चाहती हैं करोड़ों रुपए की, क्या लेना चाहती हैं, करोड़ों रुपए की मार्केट से कैपिटल उठाना तो चाहती हैं, लेकिन उस कैपिटल को लेने और आज की डेट से लेकर उनके बीच में बहुत सारे खर्चे होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होता है, फीसेज होती हैं, ब्रोकरेज होते हैं, तो उसके लिए पैसा चाहिए होता है कंपनीज को। तो वो पैसा अगर चाहिए है तो वो कहाँ से आएगा, तो कंपनी इसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कभी कभार क्या करती है, उधार ले लेती है कॉमर्शियल पेपर के थ्रू। तो कॉमर्शियल ब्रिज फाइनेंसिंग क्या होता है, ब्रिज फाइनेंसिंग कभी कभार, मैं कह रहा हूँ कि हमेशा कॉमर्शियल पेपर का यूज़ ब्रिज फाइनेंसिंग में नहीं होता, लेकिन जब कंपनी क्या कर रही है फ्लोटेशन कॉस्ट के लिए, देखो फंड्स रेज थ्रू द कॉमर्शियल पेपर आर यूज टू मीट द फ्लोटिंग कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट। व्हाट इज फ्लोटेशन कॉस्ट, दिस इज नोन एज ब्रिज फाइनेंसिंग। अगर बड़ी बड़ी कंपनियों ने फ्लोटेशन कॉस्ट के लिए कॉमर्शियल पेपर इश्यू किए हैं तो उसे बोला जाएगा ब्रिज फाइनेंसिंग। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है, फ्लोट करने के लिए कंपनी कैपिटल को कलेक्ट करने के लिए जो कुछ खर्चे करती है, उस खर्चे को मीट करने के लिए, उस खर्चे को वहन करने के लिए जो आपके फंड रेज किया जाता है वो कहलाता है ब्रिज फाइनेंसिंग। देखो ब्रोकरेज कमीशन, प्रिंटिंग, एप्लीकेशन सब कुछ देने के लिए जो खर्चा पेमेंट करने के लिए जो कंपनी लेगी तो उसे बोला जाएगा ब्रिज फाइनेंसिंग। यानी कि अगर कॉमर्शियल पेपर फ्लोटेशन कॉस्ट को इनकर करने के लिए लिए जा रहे हैं तो ब्रिज फाइनेंसिंग बोला जाता है। अब आते हैं कॉल मनी। कॉल मनी, नाम ही कॉल मनी है, कॉल पे ही पैसा ट्रेड किया जाता है, ये जनरली बैंक्स करते हैं। फिर देख लेते हैं क्या है, इट इज़ अ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रीपेमेंट डिमांड, ऑन डिमांड, यानी कि फ़ोन करते ही डिमांड पे ही हो जाता है। मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 15 डेज, 1 डे टू 15 डे। ध्यान रखना इसकी मैच्योरिटी पीरियड मैक्सिमम 15 दिन है, कम से कम 1 दिन है। ये बैंकिंग के लिए ज़रूर है, ये केवल कौन करता है, बैंक, क्योंकि इनको क्या करना होता है ना, इनकी रेगुलेटरी होती है RBI, तो इनको क्या करना पड़ता है, अपना SLR मेंटेन करना पड़ता है, स्टेटरी लिक्विड रेशियो और आपका जिसे बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो CRR को मेंटेन करना पड़ता है। और अगर वो मेंटेन नहीं होगा तो RBI क्या करता है, इम्पोज करता है पेनल्टी।
तो उस इम्पोजिशन से बचने के लिए क्या करती है बैंक, अगर उनके पास फंड शॉर्ट हो जाता है लीगल रिस्ट्रिक्शन से, तो वो एक दूसरे बैंक से थोड़े दिनों के लिए फंड को मंगा लेती हैं कॉल पे। कॉल मनी इज अ मैथड इन विच बैंक बोरो फ्रॉम ईच अदर, एक बैंक दूसरे बैंक से मंगा लेता है। मेंटेन द कैश रिजर्व रेशियो, देखो CRR को मेंटेन करने के लिए ध्यान रखना, CRR कैश रिजर्व रेशियो जो RBI ने फिक्स किया उसको मेंटेन करने के लिए इधर उधर से बोरो कर लेते हैं अगर कम पड़ गया है तो। इंटरेस्ट रेट पेड ऑन कॉल मनी इज नोन एज द कॉल रेट। तो कॉल रेट क्या होता है, 15 दिन तक अगर आपने उधार पैसा लिया एक दूसरे बैंक से, एक बैंक ने दूसरे बैंक से उधार लिया, तो उस उधार पर दिया जाने वाला इंटरेस्ट रेट कहलाएगा कॉल रेट। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाईली वॉलेटाइल रेट दैट वेरीज फ्रॉम डे टू डे। अच्छा, ये जो रेट होते हैं ये भी चेंज होते रहते हैं डे टू डे। वॉलेटाइल इसीलिए बोला था कि कभी एक ज़्यादा होगा कभी कम होगा, तो इसमें कोई फिक्स रेट नहीं होता, आवर टू आवर भी चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ तक है, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द कॉल रेट एंड द अदर शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट सच एज द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड कॉमर्शियल पेपर, CD एंड CP। अभी CP पढ़ चुके हैं, CD अभी हम आगे देखेंगे। ये आ गया CD, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। क्या होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये भी देखो क्या है, अनसिक्योर्ड नेगोशिएबल। अनसिक्योर्ड इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं रखी जाती, नेगोशिएबल किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म 1 साल से कम का, इन द बियरर फॉर्म इशूड बाय द कॉमर्शियल बैंक। ये भी कौन इशू कर रहा है, कॉमर्शियल बैंक। CD भी कौन इशू कर रहा है, कॉमर्शियल बैंक। एंड डेवलपिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कॉमर्शियल बैंक ही इनको इशू करते हैं। दे कैन बी इशू टू इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल को भी इशू किए जा सकते हैं, कॉरपोरेशन को भी इशू किया जा सकते हैं, कंपनीज को भी इशू कर सकते हैं। जब उनकी हालत क्या होती है, टाइट लिक्विडिटी की कंडीशन होती है। बैंक इज स्लो बट द डिमांड फॉर द क्रेडिट इज हाई। जब बैंक में डिपॉजिट तो कम होता है लेकिन उधार लेने वालों की संख्या ज़्यादा होती है। जब उधार ज़्यादा जाएगा तो बैंकों के पास किसकी समस्या जाएगी, लिक्विडिटी की समस्या जाएगी, पैसे की समस्या जाएगी, कैश की। तो उस केस में सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के थ्रू पैसा रेज किया जाता है। दे हेल्प टू मोबिलाइज द अमाउंट फॉर द शॉर्ट पीरियड। अब ये तो है ये हो गया सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। अब आते हैं कॉमर्शियल बिल पे। कॉमर्शियल बिल हम 11th में भी पढ़ चुके हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। यही है, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस पर शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए सामान को खरीदने वगैरह के लिए ये कॉमर्शियल बिल है, इसको आप पढ़ लेना। ड्रॉवर ड्रॉव्यू वाला पार्ट है, ये 11th वाला ही है, कॉमर्शियल बिल कहलाता है। कॉमर्शियल पेपर अलग है, पेपर क्रेडिट वर्थीनेस कंपनी इशू करती हैं फॉर देयर फ्लोटेशन कॉस्ट, तो वो ब्रिज फाइनेंसिंग कहलाएगा। ये कॉमर्शियल बिल है, ये हम पढ़ चुके हैं 11th में, ठीक है। तो ये यहाँ से हम लोगों ने रिव्यू करना है क्या है मनी मार्केट। आप लोगों का काम ये रहेगा, आप रिव्यू करेंगे और उसके बाद रिकैप्चुलाइज करेंगे, ठीक है। ये आपके रिकैप्चुलाइजेशन के पार्ट होंगे। आज के लिए इतना ही। कल एक और नए टॉपिक के साथ, यानी कि नेक्स्ट डे जब भी बिजनेस की क्लास होगी, हम एक नए टॉपिक के साथ इसी में आगे आएंगे। थैंक यू वेरी मच।